हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं जीके के जो सीरीज पार्ट 5 करने वाले हैं। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें टॉप 500 सीरीज की जो क्लासेस चल रही है, पार्ट 4 जब मैंने अपलोड किया तो यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन ही नहीं गया किसी को। तो फिर तो खेला हो गया, बिहार में वैसे ही खेला हो रहा है और हमारे साथ भी खेला हो गया कि नोटिफिकेशन गया ही नहीं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैंने आपको लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया था या फिर प्लेलिस्ट में डाल दिया। अगर आप में से किसी बच्चे ने उसका नहीं देखा है क्लास पार्ट 4 को, तो जाओ देख लो, उसमें एकदम शानदार शानदार क्वेश्चंस मैंने करा रखे थे। ठीक है, बाकी इस सीरीज को फॉलो करो, एग्जाम तक आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले, मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी एक सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा आज से, मिनी मॉक टेस्ट का, बिकॉज डेली तो फुल मॉक टेस्ट पॉसिबल नहीं है जनाब, तो मिनी मॉक टेस्ट करेंगे। उस सीरीज को भी मतलब फॉलो करना और संडे संडे को फुल मॉक टेस्ट करेंगे। मिनी मॉक टेस्ट को भी फॉलो करोगे, फाड़ दोगे एग्जाम के अंदर और एग्जाम को फोड़ के आओगे। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप में से जितने भी बच्चे हैं वाई ग्रुप के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी पेड पीडीएफ खरीद के एकदम मस्त मस्त एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ ना, 100% मैं कह रहा हूँ, अगर इनकी प्रिपरेशन कर ले रहे हो तो आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे। हमारे रीजनिंग के पीडीएफ्स हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर वाइज, साथ में मैथ के हैं चैप्टर वाइज, सॉल्यूशंस भी होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ है, और साथ में वोकैबुलरी और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है। बस आंख बंद करके विश्वास करो। और सारे पीडीएफ्स का जो है ना, अब प्राइसेस फिक्स है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, भले आपको लेना हो सही, ना लेना हो तो भी सही, बिकॉज पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा बियर कर पाना मुश्किल हो जाता है डिस्काउंट पे। तो सारे पीडीएफ अगर लेते हो तो 220 रुपीज़ में है। बाकी पीडीएफ के अलग अलग प्राइस भी हैं, आपको लेना है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे, और पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार बना लो। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में फोड़ के आने वालों। अब आ जाओ, हम फोड़ते हैं खो खो को। खो खो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ, कितने प्लेयर्स होते हैं? वैसे तो खो खो के अंदर 12 प्लेयर्स होते हैं, सही है, बट जब ग्राउंड में उतरते हैं तो 9 प्लेयर्स ही होते हैं। तो जब तक ये ना पूछे ना कि ग्राउंड में कितने प्लेयर्स होते हैं, तब तक 9 को आप आंसर नहीं करने वाले हो, आप 12 प्लेयर्स ही करोगे। इसलिए मैंने नोट में इधर लिख दिया है। ठीक है, जब पीडीएफ आपको मैं देता हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ, तो आपको उसमें पढ़ने में आसानी होगी कि 12 प्लेयर्स जो होते हैं ना, होते हैं वैसे, बट खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं 9। तो सवाल क्या पूछ रहा है, अगर मैं पूछूं आपसे एग्जाम में या फिर आपसे सवाल पूछे या फिर मॉक टेस्ट में मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ खो खो खिलाड़ी जो होते हैं ना ग्राउंड में कितने होते हैं, आंसर शुड बी 9। और मैं पूछूं टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं टीम में, तो आंसर शुड बी 12। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है भारत का जो पहला हिंदी जो समाचार पत्र था ना, वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? उदंड मार्तंड, तरुण भारती, या फिर आनंद बाजार पत्रिका, या फिर केसरी? तो बोलोगे क्या? बहुत सारे लोग केसरी की तरफ जाएंगे, केसरी नहीं है, उदंड मार्तंड है। ठीक है ना, चलो, पहला हिंदी जो है समाचार पत्र है। आगे कह रहा है यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है इसके अंदर? तो गाइज ध्यान देना, बेतवा, चंबल, हिंडन, केन, ये सभी यमुना की किसकी है? सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो है ना रिवर है उनकी। केन भी है जो कि बहुत ही फेमस है, केन रिवर। ओके, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बताओ केन किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की है। तो गाइज यहाँ पे लिख लो चारों का नाम, कि ये सारे हैं, इसके अलावा भी है, बट मेन मेन जो है मैंने बता दी। ठीक है, और ये गंडक जो है नहीं है, ये गंगा की है, याद रहेगा। चलो, और फील्ड मार्शल के पद पर जो है ना पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो खैर उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर इस पे मूवी नहीं आई होती। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा, सैम मनक्सा। ठीक है, इन्हीं को क्या क्या था, प्रमोट किया गया था भारतीय सेना अधिकारी जो थे, वो पहले फील्ड मार्शल के मतलब फील्ड मार्शल पोस्ट के लिए इनको पहली बार बनाया गया था, सैम मनक्सा को। तो जो कि भारतीय थे, ये चीज ध्यान देना, भारतीय सेना अधिकारी पूछे तो सैम मनक्सा। और इनके ऊपर एक मूवी भी आ रही है, इसकी वजह से ये सवाल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। एयरफोर्स आजकल वही पूछ रहा है जो चीजें चर्चे में है, और खास करके तो डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, पूछेगा कि एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, किस शिफ्ट में पूछेगा वो चीज़ नहीं पता, बट अपने को अप टू डेट होके जाने का है। ठीक है, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन सेट करता हूँ, कुछ भी लाके नहीं देता हूँ। ठीक है ना, प्रसिद्ध उपन्यास, आपको पता है 20 से 25 क्वेश्चन सेट करने में मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे जा रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक आप नहीं समझ पाओगे, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही छाट छाट के क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पर। कभी मैं इतना डेडिकेटेड होकर जीके पढ़ाता ही नहीं था जितना इस बार डेडिकेटेड होकर जीके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब कह रहा प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है ना किसके द्वारा लिखा गया था? दुर्गेश नंदिनी, याद रखना पिछली बार इसको नहीं पूछा गया था, बाकी ऑलमोस्ट सारी बुक्स के बारे में पूछा गया था इनके, बंकिम चंद्र चटर्जी के
और पिछली बार नहीं पूछा गया था, तो मे भी पॉसिबिलिटी कि इस बार इसको डाल दें, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी को, क्योंकि ये बाकी रह गया है, तो याद रखना। 6 नंबर है कि बताओ एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, और ये जो है ना इनमें से गटका, कराटा, कलरई पट्टू और मोई थाई ऐसे करके है ना, इनमें से एक जो है ना वो है कलरई पट्टू, ठीक है। ये कलरई पट्टू करके जो भी है, कलरई पट्टू जो भी नाम है इनका, ये बहुत सारे एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, और एयरफोर्स वाले ना बहुत सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन उठा के डालते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कलरई पट्टू पूछेगा कहाँ से एक युद्ध कला है, तो केरला की है, ऑप्शन नंबर सी इसकी है। फिर है देखो, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल बृहस्पति और मतलब मंगल बृहस्पति के बीच सूर्य की प्रकाश। अच्छा सुनो, सवाल को थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है, मैं बताता हूँ। देखो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो हमारे अपने सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लेनेट कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ठीक है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, ऐसे करके हो गए पूरे 7। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा पृथ्वी है, तीसरा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और मंगल के बाद क्या हमारा मार्स एंड ये जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में पता है क्या होता है, बीच में बहुत सारे ना छोटे छोटे चट्टान का एक आपको झुंड मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और वो छोटे छोटे पता है वो कौन से चट्टान है, उनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे प्लैनेट्स के एक समूह घूमता है यहाँ पे, तो उनको हम लोग इतने छोटे होते हैं, इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। तो पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं, तो मंगल और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ओके चलो, कह रहा प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ किसको कहा जाता था। तो देखो मैसूर का बाघ है, या फिर टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से ना टीपू सुल्तान को जाना जाता था, ठीक है, तो याद रखना। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में। कह रहा है यूपी के आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाए जाने वाला एक लोकगीत है, तो इसमें से कौन सा है जो कि लोकगीत है जो यूपी का है। मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, ये सीरीज में, तो बताओ इनमें से कौन सा यूपी से रिलेटेड है। तो कजरी, मैंने कहा था ना कजरी कहाँ से रिलेटेड है भाई, एक लोकगीत है, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और बिहू कहाँ से, आसाम में। और आपको पता है बिहू जो है ना बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, एयरफोर्स हर एक बार गैप करके बिहू को पूछ ही लेता है, तो याद रखना ये चीज़, आसाम। ओके ना। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 चीजें लाई गई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। समानता, बंधुत्व कहते हैं फ्रेटर्निटी को, और इक्वालिटी का मतलब हो गया समानता, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। ये तीनों जो है ना शब्द किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, फ्रांस के संविधान से लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। चलो, ये तीनों जो वर्ड है कहाँ से लिए गए हमारे संविधान में, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर कह रहे हैं ना भारत डैश दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करती है, तो बताओ भूटान की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताओगे आप मेरे को। मैंने आपको इसका कम्युनिटी टैब में इसका करेंसीज के बारे में डाला था, नगुल्ट्रम, ठीक है, या फिर नगुल्ट्रन करके इसका नाम है, बट आप इसकी ना वो बताओ मेरे को, कैपिटल क्या, राजधानी क्या है, कमेंट करो। बहुत ईजी से क्वेश्चन मैंने पूछा, बता सकते हो आप लोग। तो भारत की जो किस डायरेक्शन में है, अगर मान लो हमारा ये भारत है अपना, ठीक है, मान लो मैप उतना अच्छा नहीं बना, तो भूटान तो आपको यहाँ पे दिखता है, तो ये मान लो अगर इस तरीके से करेंगे तो जनरली तो ये पड़ रहा है हमारा इधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, बट एक्चुअली ये हमारे नॉर्थ में, अगर मैं पूरा ऐसे कर लूँ तो ये नॉर्थ में ही मेरे को मिलेगा ये, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन में मेरे को है नहीं नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन हमारा क्या बचा, नॉर्थ। ओके ना। चलो, तो हमारे नॉर्थ में मिलता है, एकदम ईस्ट में नहीं है, एकदम वेस्ट में नहीं है, एकदम साउथ में भी नहीं है, तो नॉर्थ ही बचा हमारे पास। अब ये श्री राम मंदिर जो बनी हुई है अभी हमारी, ठीक है, अयोध्या में, तो वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है, मतलब किस शैली पे इसको बनाया गया है मंदिर को, द्रविड़ शैली, नागर शैली, पाल शैली, वेसर शैली। तो गाइस इसको नागर शैली के बेस पे बनाया गया, नागर स्टाइल के बेस पे बनाया गया। अब ये क्या चीज होता है, एक नागर शैली में मेनली आपको दिख जाएगा एक चबूतरा के ऊपर मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें मेन आपने देखा होगा ना कि उस पर एक नुकीला सा, हमारे हिंदू टेम्पल्स आपने देखा होगा जो रियल होते हैं नागर शैली में, वो ऊपर में कुछ इस तरीके से नुकीले नुकीले निकले होते हैं, उसके ऊपर आपको देखा वो कलश होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है नागर शैली में, तो समझना वो नागर शैली के बेस पे बनाई गई है। और राम मंदिर भी ऐसे ही है, ठीक है। फिर कह सकता है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो रॉन्जॉन के द्वारा, जिसका नाम था WC रॉन्जॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से, एक मिनट, ये सवाल ठीक है ना, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में नृत्य और रेत कला, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, इसका आंसर इजी है। ओडिशा से रिलेटेड कौन सा है बताओ, कोणार्क है, पुष्कर है, त्रिशूरपुरम है, हॉर्नबिल है, ये सारी चीजें समझ में आ गया। देखो हॉर्नबिल कहाँ का, याद रखना सारे के चारों को नोट करो, चारों इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का। मैं माउस का यूज नहीं कर रहा हूँ, पेन का यूज करता हूँ, बहुत हैंडराइटिंग गंदी बैठ रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन से। ये कहाँ का है भाई, हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का। ओके चलो, अब ध्यान से सुनना, त्रिशूरपुरम कहाँ का है, केरल का। ये सारी चीजों को नोट करो। ये पुष्कर फेयर कहाँ का है, राजस्थान का। गलत लिख दिया मैंने, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान नोट करो उसको। अब बाकी कोणार्क उत्सव कहाँ का है, आपका उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ये चारों को नोट डाउन कर लोगे आप, बिकॉज चारों के चारों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके जनाब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो जनरली आपने एशियाटिक लायंस कहाँ देखा होगा, वहीं देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। गिर में, तो गिर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची का स्तूप का निर्माण करा था। सांची का स्तूप है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसीना जिले के आसपास है, ठीक है, तो रायसेन जिला के आसपास है, या फिर रायसेन जिला में कह सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। तो जो कि अशोक ने बनवाया था, ठीक है, जो कि किस डायनेस्टी से थे, मौर्य डायनेस्टी से थे, जो कि चंद्रगुप्त के बेटे का बेटा था ये अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा क्या नाम था यार उसका, रुको फिर मैं भूल जाता हूँ बार बार इसका नाम, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बिंदुसार, बिंबिसार तो हर एक वंश से था, बिंदुसार, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको याद रखना होगा। देखो क्या मैं बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीरीज चला। तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान देना। फर्स्ट बैटल किसके बीच हुआ था भाई, 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल लिख दूं, पूरा लिख दूं क्या मैं, 21 अप्रैल 1526। बाबर प्लस किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। नोट कर लेना, बिकॉज मैं इसको मिटा के दूंगा आपको पीडीएफ, ठीक है। इसमें बाबर जीत गया था। सेकंड पूछ रहा अकबर और हेमू, अकबर प्लस हेमू के साथ हुआ था, और इसमें अकबर भाग्यवश जीत गया था, ये नहीं जीत पाता। इसमें हुआ क्या था ना, कि अगर हेमू, कहते ना कि देखो किस्मत में जो लिखा वही होगा। सडनली एक तीर आके हेमू को लगा, जो कि वॉर के अगेंस्ट था, कहाँ से लगा किसी को नहीं पता चला, यहाँ अकबर को भी नहीं समझ में आया कि हेमू को कहाँ से तीर आके लगा, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। और हेमू पूरा उतना हिस्ट्री में पॉपुलर आपको ये राजा नहीं दिखेंगे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, हेमचंद्र रियल नाम था, एक हिंदू राजा थे, ओके ना। लेकिन अगर ये जीते होते तो आज भारत का जो पूरा नक्शा आप देख रहे हो और भारत का इतिहास जो देख रहे हो ना, वहीं से बदल जाता कंप्लीटली, ठीक है। बहुत ही सुरवीर राजा, बहुत ही मतलब कम टाइम तक कह सकते हो ना, बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ कर दिखाने वाला राजा थे हेमू। जो हिस्ट्री में उनको पॉपुलर तो नहीं किया गया, ठीक है। अगर ये वॉर वो जीत जाते, पानीपत की सेकेंड वॉर, तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि आज भारत का इतिहास कुछ और होता, ठीक है। इसके बारे में डेडिकेटेड मैं कहो तो वीडियो ला दूंगा कभी, ठीक है। अगर आप सुनोगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे हेमू के बारे में। और मैं बता दूं ये कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 में। रटना पड़ता है और कुछ है नहीं इसके अंदर। एक और हुआ था थर्ड। अब थर्ड बैटल कब हुआ था भाई, तो 1761 में हुआ था। ये आपने इसके ऊपर मूवी भी देखा होगा, मेरे को इसका एग्जैक्टली डेट नहीं पता कब हुआ था, 1761 में, भूल गया होगा मैं भी, 1761 में हुआ था। अब मराठा के बीच में, मराठा एंड कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अहमद को ऐसे ही लिखते हैं ना, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दाली, ओके। चलो इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ओके। तो ये जो सबसे जो मतलब कहते हैं ना, इसके ऊपर थर्ड वाले के ऊपर मूवी भी है, आपने देखा होगा, ये बना हुआ था। मराठा का रोल इसने क्या कहते हैं उसको, अरे उसका बेटा है ना वो,
है, चलो उठाओ, कोई भी एक्टर है वो प्ले करता है रोल। मतलब वो मराठा हारे थे और अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे। इस मूवी के ऊपर मैं जा रहा था और कुछ नहीं, आंसर भी हमारा सही है यहाँ पे। अरे वो नहीं है जिसकी मूवी कोई भी हिट नहीं होती, बड़ी मुश्किल से हिट होती है। अर्जुन कपूर की क्या नाम है उसका, वही। चलो, अब ये कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। तो ये तो पता है आपको कि पहली बैठक या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की जो है ना स्थापना कब हुई थी, 1855 में। इसके ऊपर क्या मैंने बोल दिया 1855? नहीं, 1885, ठीक है, 1885। ओके, में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे के अंदर ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। और इसके ऊपर मैंने इस सीरीज के अंदर पूरा डिटेल में बता रखा था कि स्थापना में कौन थे, कौन अध्यक्ष थे, किसने स्थापना की थी, कंप्लीट जानकारी मैं दे चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करूंगा। चंपारण सत्याग्रह भारत के किस राज्य में होता है? चंपारण कहाँ पे है? बिहार में, तो चंपारण सत्याग्रह भी बिहार में ही होगा। ओके, फिर कह रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पॉपुलर है, थी कुछ साल से पॉपुलर है, और अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया है कि कहाँ पे थी, ठीक है। कुछ सवाल पूछा गया था इससे ना कि हाँ बताओ कोविड बनाने वाली पहली कौन सी थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही थी जो कि पुणे में है। ओके, फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसी राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना गया है? देखो वैसे तो प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप पता है, वर्षा के जल को माना गया है, सही बात है, और आंसर भी वही होगा। लेकिन राजस्थान में उसको पालर वाटर कहा जाता है, ठीक है, पालर वाटर, पालर वाटर कहा जाता है, वाटर, ठीक है ना। वर्षा के जल को वहां पे पालर वाटर कहा जाता है, और उसी को सबसे प्योर राजस्थान में पूछा जाए तो वो माना जाता है, याद रखना। फिर एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच में हो रही थी जो फाइनल, और उसमें श्रीलंका रनर अप रहा और विनर इंडिया रहा। तो रनर अप उप विजेता पूछ दे श्रीलंका बोलने का है आपको, और विजेता पूछे इंडिया बोल देने का। ओके, भारत नहीं, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? धनखड़ जी, अपने जगदीप धनखड़ जी, पता होना चाहिए आपको। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है हमारी, धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है अपने, और ये है ना वेंकटरमनी, ये हमारे अटर्नी जनरल है, महान्यायवादी जिनको कहते हैं हम लोग, अटर्नी जनरल है, ठीक है। अटर्नी जनरल प्रेजेंट में हमारे यही है, वेंकटरमनी करके नाम है इनका, हिंदी में इनको महान्यायवादी कहते हैं। और ये बाबा को सबको ही जानता है, नरेंद्र मोदी को, इनको तो बात ही मत करो। करेक्ट आंसर बी है हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 था ना ये, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो सबसे देखो, विश्व में सबसे जो ऊंची नटराज की प्रतिमा जो है ना, वो अभी दिल्ली में जो अभी स्टार्ट हुआ ना, भारत मंडपम, वहीं पे बनी हुई है। और भारत मंडपम में एक बार में 7,000 लोगों की बैठने की जगह है। जनरली वो मीटिंग वीटिंग या फिर कोई होता है ना, जैसे हम लोग कह रहे हैं, मान लो व्यापार मेला वगैरह लग रहा है, तो इसके लिए बनाई गई है। तो जनरली इसको माना जा रहा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट होगी ये, ठीक है। तो भारत मंडपम है, एक बार में लगभग 2700, 3 3 का क्यूब था, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही याद रखा, 3 के क्यूब 1000, तो 27,000 करोड़ के आसपास इसको, या फिर 2700 करोड़ के आसपास, 2700, 2700 करोड़ के आसपास लागत थी ये जो बनी है भारत मंडपम। और उतना तो नहीं पढ़ना आपको, बस याद रखो भारत मंडपम के पास ही ना वर्ल्ड की सबसे जो है ना हाईएस्ट कह सकते हो वो बनी है, टॉलेस्ट नटराज प्रतिमा बनी है, जो कि दिल्ली में है। अब ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड था, और ये भी करंट से रिलेटेड है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर, ये जो है ना जो स्लिम करके एक नाम है, SLIM, स्लिम को लॉन्च किया उसने। तो ये तो इंडिया का नहीं है, ऑब्वियसली चीज है, लैंडर हमारा स्लिम नहीं था, ये जापान ने, जैसे हमारा इसरो वहाँ पे जैक्स करके है, जाक्सा करके है, ठीक है, इसरो की तरह उनका जैक्सा स्पेस रिसर्च सेंटर को कहते हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक जैसे हमारा अभी गया था ना मंगलयान, क्या कहते हैं इसको, चंद्रयान, मंगलयान नहीं चंद्रयान, ठीक है, उनका भी एक गया था, और उन्होंने इसको नाम दिया था समथिंग समथिंग, ठीक है, लूनर लैंडर, यहाँ पे उन्होंने स्लिम के नाम से लैंडर भेजा था। और वहां पे हमारी तरफ देखो वो लैंड ही कर पाए, इसके अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, जापान के हैं, ठीक है, तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, बट इनका नाम ऐड हो गया कि इंडिया के अलावा ये भी हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंड करा रहे होंगे, और कुछ नहीं। अब जितना इंडिया कर पाया उतना ये नहीं कर पाए हैं, ओके ना, बस इन्होंने सॉफ्ट लैंड कराया उतना उनका, ठीक है, लैंड रोवर उतना निकल के चल नहीं पाया वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है, बाकी फिर भी लैंड करके इनके लिए अच्छी उपलब्धि थी। बाकी चलो हमारे क्वेश्चन आज के खत्म हो गए। बाकी जाने से पहले सारे पीडीएफ्स के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको, जाओ पीडीएफ बाय करके जान लगा के पढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो का शेयर कर दो, और A to Z स्टडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या चाहते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।